अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर इंस्ट्रक्टर हफ्सा। जैसा कि आपको पता है कि हमारा ये न्यू सेशन वन पेपर एमसीक्यूज के लिए बनाया गया है। जिस कोर्स की आउटलाइन है ये, इसमें हमने तकरीबन 7 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। एवरीडे साइंस, इसके हमने 1000 एमसीक्यूज मस्ट करने हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे पाकिस्तान स्टडी, इस्लामिक स्टडी, जीके, उर्दू, कंप्यूटर, इंग्लिश एंड बेसिक मैथमेटिक्स तो लाजमी पढ़ेंगे क्योंकि मैं खुद मैथमेटिक्स की हूँ। और हम इन सब सब्जेक्ट्स के 1000 एमसीक्यूज मस्ट करेंगे क्योंकि आप लोगों को खुद भी पता है कि ज्यादा एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली पास पेपर के एमसीक्यूज तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है। वो तो हर हाल में हर स्टूडेंट को करने ही चाहिए। और हमारा ये सेशन जो है ये वन पेपर है, यानी जनरल आपने तैयारी करनी है तो जनरल में आप पीपीएससी के लिए, एफपीएससी, इंटेलिजेंस ऑफिसर, मोटरवे, जीके पुलिस, सब के लिए यानी आप इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बगैर जो है वो टाइम वेस्ट किए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि हम एमसीक्यूज पढ़ेंगे और इनकी डिटेल्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख ली है। तो सबसे पहला एमसीक्यूज है कि विच इज द आउटर मोस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। क्योंकि पहला जो एमसीक्यू सोलर सिस्टम पे था तो इस वजह से मैंने डिटेल इसके ऊपर डिफाइन कर दी कि सोलर सिस्टम क्या होता है। तो मैंने थोड़ा सा डिटेल के साथ बताया कि बिग बैंग थ्योरी क्या बनी, कैसे हुई थी, फिर उसके बाद जो आगे प्रोसेस हुए सारे वो सब मैंने यहाँ पर डिफाइन किया। तो पहले जैसे मैंने हेडिंग का नेम दिया है बिग बैंग थ्योरी। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में जब कुछ भी नहीं था हमारी गैलेक्सी में, बिल्कुल ओपन था, तो किसी चीज का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो तब एक स्टार था जिसको मैंने यहाँ पे वन का नेम दे रही हूँ। तो ये हमारे पास सबसे पहला स्टेप है। तो आपके पास क्या था, कलेक्शन ऑफ एनर्जीज एंड देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ टाइम। तो बिल्कुल एक गैसेस का जो है जिसे कहते हैं हम एक गोला था, यानी कलेक्शन ऑफ एनर्जीज हमारे पास सबसे पहले थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद जैसे ही ये, क्योंकि आपके पास ये कलेक्शन ऑफ एनर्जीज थी, तो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स आपको पता है आपस में टकराते रहते हैं, उनके दरमियान में कुछ ना कुछ होता रहता है। तो उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुई इन सब के सब एनर्जी बॉल्स की। जब वो एक्सप्लोजन हुई तो उस एक्सप्लोजन को बिग बैंग कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्टेप 2 यानी हेडिंग में लिखा है द बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन हाउ द यूनिवर्स बिगन 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। तो ये एक एमसीक्यूज बन सकता है कि कितनी देर पहले हमारी यूनिवर्स जो है वो बनी थी, तो आपने कहना है कि 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। तो बिग बैंग थ्योरी इस टाइम में हुई थी। फिर जैसे ही ये एक्सप्लोजन हुई तो उस एक्सप्लोजन में काफी सारे स्टार्स, या आप ये कह सकते हो कि कलेक्शन ऑफ गैसेस या कलेक्शन ऑफ एनर्जीज डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो आप देख रहे हो कि छोटे छोटे पार्टिकल्स देखें कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, क्योंकि जारी बात है धमाका हुआ था, एक्सप्लोजन हुई थी, तो सब जो पार्टिकल्स थे वो बिखर गए थे। तो वो पार्टिकल्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स बन गए थे। तो जारी बात है पार्टिकल्स थे, उसके अंदर गैसेस भी थी। जैसा कि आपको पता है हम ये इस कंसेप्ट को लेते हैं कि जो हमारे पास गैसेस हैं उसमें मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम होता है, इसकी जो तादाद है वो बहुत ज्यादा मौजूद होती है। फिर उसके बाद क्योंकि ये जो मैंने फिग 4 बनाई है ये असल में शो कर रही है गैसेस को, कि इसमें हाइड्रोजन गैसेस के काफी सारे जो है वो मॉलिक्यूल्स रिवॉल्व करे हैं। तो उसमें मैंने लिखा है कि कलेक्शन ऑफ गैसेस एंड एनर्जी। फिर जब ये सारा कुछ प्रोसीजर हो रहा था तो तब हमारे पास स्टार्टिंग में बिल्कुल यहाँ पे कोई टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं था, स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं था। लेकिन क्योंकि जब ये एक्सप्लोजन हुई और जाहिर बात है टाइम स्लोली स्लोली गुजरता गया, तो जैसा कि आपको पता है स्पेस में टाइम का कोई कंसेप्ट नहीं है। और अगर हम जैसे अभी हम अर्थ में हैं, तो अगर हम टाइम कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए आपको पता है हम एटॉमिक क्लॉक यूज करते हैं, और एटॉमिक क्लॉक जो है वो हमारी अर्थ की क्लॉक से जो है वो 100% बेटर वर्क करती है, जो कि एग्जैक्ट टाइम देती है और उसमें किसी किस्म का एरर नहीं है। तो सिंपल अगर देखें हमारी अर्थ बनने से पहले टाइम का कोई कंसेप्ट नहीं था, लेकिन जैसे जैसे एक्सप्लोजन होती गई, गैसेस सब एटॉमिक पार्टिकल्स बनते गए, तो वैसे वैसे जो है टाइम का कंसेप्ट अब बनना स्टार्ट हुआ। फिर मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है स्टेप 5 में यानी फिग 5 में नाउ द कंसेप्ट ऑफ टाइम बिगन्स, यानी इससे पहले कुछ नहीं था। फिर उसके बाद जैसे टाइम गुजरता गया, बहुत टाइम यहाँ पे लगा, बिल्कुल स्लो स्लो, जो बहुत ज्यादा जो है वो करोड़ इयर्स लगे थे। ये गैसेस जो थी ये आपस में कहीं कहीं पे जो है कलेक्शन बनती गई, यानी केमिकल्स टकराते गए। तो देखिए एक जगह जैसे यहाँ पे कलेक्शन बनेगी, फिर कुछ कलेक्शन इस टाइप की बन गई, कोई कहाँ पे बन गई, कुछ पूरी स्पेस में जो है वो पार्टिकल्स बिल्कुल फैल गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद वो जो पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट जब हो रहे थे तो वो दो टाइप्स में हुए थे। तो पहली टाइप उसकी है एंटी मैटर, ये 7 पॉइंट है। तो एंटी मैटर
एक बना एंटी मैटर और दूसरा सिंपल मैटर बना। तो जो एंटी मैटर है ये बहुत हाई लेवल के जो है इसमें केमिकल्स थे, और एंटी मैटर की वजह से क्या हुआ था, एंटी मैटर ऐसे मॉलिक्यूल्स है जब वो आपस में टकराते हैं तो एक्सप्लोजन होती है, और इसमें लिविंग थिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है अब अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। तो तब ये जो एंटी मैटर्स थे ये तो इन्होंने अपना वजूद खत्म कर दिया। उसके बाद जो मैटर्स बचे थे वो हमारे लिए बहुत लकी थे, क्योंकि मैटर्स की वजह से हमारी जो है अर्थ की बुनियाद बनी थी। और वो जो मैटर्स हैं हम उसके बारे में ये कहते हैं कि दिस इज कलेक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम एंड सम गैसेस एंड सम डस्ट पार्टिकल्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो अगर आपने कभी देखा हो पिक वगैरह में, तो इस टाइप के जो धुंधले धुंधले से बादल टाइप होते हैं ये असल में गैसेस होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स हो ये सब आपस में। तो एनर्जी फिर ऐसा ऐसा क्या होती गई, कोल्ड होती गई और वो मैटर बन गया। फिर उसके बाद जैसे ही वो मैटर बना तो मैटर ने क्या कि ऐसे कलेक्शन ऑफ गैसेस पॉइंट्स की फॉर्म में बनाना स्टार्ट कर दिया। ऐसे कुछ कुछ टुकड़े जो है वो बिखरते गए स्पेस में, और देन फिर हमारे क्या बनी, गैलेक्सी बनी। और आपको पता है गैलेक्सी हमारी बहुत वास्ट है, अभी तक हमारी गैलेक्सी के बारे में ही जो है वो साइंटिस्ट सही से अंदाजा नहीं लगा पाए। तो कलेक्शन ऑफ स्टार्स गैलेक्सी के बाद बने। जैसा कि आपको पता है कि हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे गैलेक्सी है, और जो हमारी गैलेक्सी के साथ सिर्फ अभी तक एक ही गैलेक्सी की जो है वो साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया, जिसे कहा जाता है एंड्रोमीडिया गैलेक्सी, और ये हमारी गैलेक्सी से कई गुना बहुत बड़ी है। तो इसका मतलब हमारी गैलेक्सी बहुत छोटी है। फिर उसके बाद ये जो गैलेक्सी बनी इसमें स्मॉल स्मॉल जो है वो पार्टिकल्स हैं, और वो जो छोटा सा सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उनमें भी जो है वो प्लैनेट्स बने, जिसमें एक हमारा अर्थ है। तो मैंने यहाँ पे देखें एक और डायग्राम बनाई जिसमें बिग बैंग थ्योरी को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे, मैं पिक को थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। इसमें बिग बैंग थ्योरी असल में ये स्टेप्स लिखे हैं कि पहले देखिए द बिगन, यहाँ पे लिखा हुआ है द बिगन का मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में जैसे पार्टिकल्स थे, कुछ भी नहीं था, जस्ट प्योर एनर्जी के पार्टिकल्स थे। फिर वो पार्टिकल्स आपस में एक कोलिजन हो रही है, ये पार्टिकल्स टकरा रहे हैं आपस में, तो जैसे पार्टिकल्स टकराते गए फिर न्यूट्रॉन बना, इधर से इलेक्ट्रॉन बना, पार्टिकल्स बनते गए, ये हीलियम और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स। फिर ऐसा ऐसा वो उनके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स आ गई। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो आपस में जुड़े रह गए पार्टिकल एक दूसरे के साथ। अंदर से प्रेशर लगा, बाहर से भी ग्रेविटेशन फोर्स लगी, फिर इसकी वजह से पार्टिकल जो है वो अपनी बुनियाद रखता है, क्योंकि बाहर से भी उस पर फोर्स आती है और इंटरनल फोर्स भी उसकी अपनी होती है। तो इसकी वजह से पार्टिकल जो है वो एक जो है वो अपनी डेंसिटी कायम रखता है। और अब तो साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमारी अर्थ भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब लाजमी नहीं है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि बाहर से आ रही है और अंदर से भी जा रही है उसका जो पावर है, यानी जिसे हम कहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन, तो वो लाजमी नहीं है कि हर वक्त बैलेंस ही रहे। तो हो सकता है कि जल्द जल्द जो है वो ये हमारी अर्थ है वो भी खत्म होने के उसके चांसेस हैं। क्योंकि अब लाजमी नहीं है कि कोई मैटर कब तक जिंदा रहे, जाहिर बात है आपको जैसे कि पता है कि जब कोई मैटर खत्म होता है तो उसकी जगह पे, यानी कि जब कोई स्टार खत्म होता है, जरा पता है हमारा भी एक प्लेनेट स्टार है, तो जब वो खत्म होता है तो वहां पे ब्लैक होल बनता है। तो अभी आगे जाएंगे तो ब्लैक होल का कंसेप्ट भी है कि ब्लैक होल क्या है। तो असल में सिंपल ब्लैक होल बस एक वैसे ब्लैक होल के बारे में ज्यादा कोई साइंटिस्ट इतनी रिसर्च नहीं कर पाए, बट एक फिल्म थी अमेरिकन की, तो उन्होंने ब्लैक होल के कंसेप्ट को मजीद आगे मॉडिफाइड किया था। वैसे देखा किसी ने भी नहीं है, बट उन्होंने अपने थीम में ये बताया कि ब्लैक होल के अंदर जब एक साइंटिस्ट जाता है रॉकेट शिप के जरिए, तो वहां पे फिर एक 4D कंसेप्ट वहां पे बनाया कि वो जो आदमी जो जाता है, जो फिल्म का हीरो होता है, जब वो जाता है उसमें तो वहां पे वो अजीब सी मतलब लाइंस देखता है। वैसे वो जिंदा ही रहता है, बट वो अजीब सी जो लाइंस देखता है वो उन चीजों के जरिए अपना पास्ट देख पाता है कि अर्थ में क्या चल रहा है। बट वो जस्ट एक फिल्म थी, बट रियलिटी में ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। फिर उसके बाद जाहिर बात है प्लैनेट्स बने, और आपका मेन काम यहाँ पे क्या याद रखना है, प्लैनेट्स के नेम याद रखना है, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यूज तकरीबन आ ही जाता है हर टेस्ट में। अब नेम तो आपको पता ही होंगे क्या है, लेकिन नेम को सीक्वेंस के साथ याद रखना है। तो वैसे मैंने इसके लिए नीचे देखें पॉइंट एक लिखा हुआ है कि माई वेरी इजी मेथड जस्ट स्पीड अप नथिंग। तो अब इसको आपने याद कैसे रखना है, एम से देखिए बनता है मरकरी, सबसे पहला प्लेनेट जो है वो मरकरी है। फिर उसके बाद विनस है सेकंड, तो देखिए यहाँ पे वी आ गया। फिर ई है, ई से आपने अर्थ याद रखा। फिर उसके बाद मेथड, एम का मतलब मार्स आ गया, फिर जुपिटर आ गया, फिर एस से क्या बनता है, सैटर्न बनता है। फिर उसके बाद यूरेनस बनता है, फिर नेपच्यून, फिर प्लूटो। फिर इस तरीके से आपने नेम जो है वो याद रखने हैं। और जैसा कि आपको पता है सन क्या है, सन वैसे आपको पता है एक स्टार है, ये एमसीक्यूज भी आएगा आएगा कि सन एक स्टार है, और इसमें जो है वो बहुत ज्यादा मैटर्स हैं। और इसके बारे में भी यही कहा जाता है कि ये भी एक दिन एक्सप्लोर हो जाएगा, बट फिलहाल तो साइंटिस्ट यही कह रहे हैं, बट फिलहाल कोई न्यूज कंफर्म नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जैसे स्टार के बारे में एमसीक्यूज है, इसको मैं आगे डिस्कस करती हूँ।
तो पहले आपने देखा कि विच इज द आउटर मोस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। तो सबसे जो आउटर मोस्ट प्लेनेट है वो नेपच्यून है। इसके लिए आपने वही वाली लाइन याद रखनी है, माई वेरी इजी मेथड जस्ट स्पीड अप नथिंग। ये बिल्कुल इजी सी लाइन है, ये आप याद कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है द सन इज अ स्टार। तो अभी हम देखा कि सन एक स्टार है, और स्टार क्या होता है? स्टार इज अ कलेक्शन ऑफ गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स। इस तरीके से आप याद रखेंगे ये स्टार है। उसके बाद थर्ड में है कि विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडक्टर। और आपको पता है कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर जो है एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें से क्या होता है, करंट पास हो जाता है। इसमें उसने कहा है कि वो बताओ जो कंडक्टर नहीं है। तो ऑप्शन में उसने दिया एल्यूमिनियम, फिर दिया गोल्ड, फिर ग्रेफाइट, फिर आल्स आर कंडक्टर। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ये हाईलाइट है और एंड में देखिएगा ऑप्शंस भी लिखे हुए हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, ऑल द कंडक्टर्स। फिर मैंने ऊपर पर्पल कलर से लिखा है कि देखिए ये तो था जो कंडक्टर नहीं है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज कंडक्टर है और कौन कौन सी नहीं है। अब लाजमी नहीं है कि यही एमसीक्यूज है, वो अपोजिट में भी पूछ सकता है। तो ऊपर देखिए मैंने लिखा है कि नॉन कंडक्टर्स आर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल सच एज गैस, ग्लास, पार्टिकल, रबर, नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर सच एज कॉटन एंड नायलॉन। तो ये सब नॉन कंडक्टर्स पार्टिकल्स हैं, क्योंकि करंट इसमें से नहीं गुजर सकता। अब एक बात भी याद रखिएगा, लकड़ी भी जैसे कि आपको पता है कि उसमें से भी करंट पास नहीं होता। तो जो वुड है वो भी आपके पास क्या कंडक्टर है। एग्जाम्पल्स ऑफ पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर आर कार्बन, आयरन, वाटर एंड एयर। और जो नॉन कंडक्टर पार्टिकल्स हैं वो ग्रेफाइट, गोल्ड, एल्यूमिनियम, सिल्वर। ये भी सारे क्या होते हैं? ये सब कंडक्टर्स हैं। यानी कि जो धातें होती हैं सारे के सारे ये तकरीबन सब कंडक्टर्स ही होती हैं। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि जो जितने भी आप धातें लेते हैं वो सब के सब कंडक्टर्स हैं। उसके बाद है इन अ वेरी लो टेम्परेचर विच फ्रॉम द फॉलोइंग विल फ्रीज एट लास्ट। तो इसमें है कि जो सबसे ज्यादा लो टेम्परेचर पे क्या चीज जो है वो फ्रीज होती है सबसे आखिर में, अगर टेम्परेचर लो कर दिया जाए। तो सी वाटर जो है, ये मैंने सी की पिक्चर बनाई है, जो सी वाटर है वो सबसे ज्यादा जो है लास्ट में फ्रीज होता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या होती है? इसकी डेंसिटी इस वाटर की जो है वो लो होती है। सो इस वजह से ये सबसे लास्ट में होता है। उसके बाद द प्लेनेट विच इज इजिली विजिबल फ्रॉम द अर्थ इज विनस। तो जरा पता विनस होगा क्यों? क्योंकि वो अर्थ के बिल्कुल पास है, और आपको पता है विनस सबसे बड़ा है, और ये हमें अर्थ से बिल्कुल एज अ स्टार, बिल्कुल डॉट की टाइप में हमें यही नजर आता है प्लेनेट। तो अर्थ से हम इसी को देख सकते हैं, विनस को। अक्सर आपने फिल्म्स वगैरह में भी देखा होगा कि जब माइक्रोस्कोप के जरिए वो देख रहे होते हैं तो एक चमकता हुआ तारा उनको नजर आ रहा होता है, तो वो विनस विनस होता है। उसके बाद है व्हाट इज ड्राई आइस। तो ड्राई आइस के बारे में थोड़ा सा देखना है। इट इज अ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो शायद मैंने आई थिंक इसकी पिक्चर पिक्चर भी यहाँ पे बनाई थी ड्राई आइस की, ये वाली। ये सबसे पहली है, इसमें था ये ड्राई आइस इस ट्यूब टाइप की होती है, और ये बिल्कुल जैसे कहते हैं ना शफाफ है, इस टाइप की होती है। और मैंने लिखा है कि वाई इज ड्राई आइस इज डेंजरस। ये हमारे बिल्कुल डेंजरस नहीं है, क्योंकि ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। और जो इसका सरफेस टेम्परेचर है इसका वो -78 डिग्री सेल्सियस टू -709 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ये याद मत कीजिएगा, वैसे ज्यादा लेंथी हो जाएगा, इतना मेरे ख्याल से नहीं आता पेपर में, इतना मुश्किल नहीं है ये। उसके बाद अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ड्राई आइस और सिंपल आइस में क्या फर्क है, जो हम अक्सर अपनी फ्रिज वगैरह में रखते हैं उसमें, और सिंपल जो आइस है उसमें क्या फर्क है। तो ये बात याद रखिएगा कि ये जो आइस होती है ड्राई आइस, जो कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये ज्यादा ठंडी होती है सिंपल जो हम आई यूज करते हैं उसकी निस्बत, जो कि सादे वाटर से बनी होती है। उसकी वजह जो ड्राई आइस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, और अगर कोई ह्यूमन उसको टच करता है तो वो बिल्कुल फ्रीज हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी है उसकी फ्रीज होने की। और इसके अलावा अगर हम ड्राई आइस को कंटेनर में एयर टाइट कंटेनर का मतलब जिसमें एयर नहीं है, अगर हम उसमें क्लोज कर देते हैं तो क्या होता है? तो एक्सप्लोजन हो सकती है, इतनी स्ट्रॉन्ग उसमें केमिकल्स होते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है उसके ऐसा होने की। तो ये थोड़ी बहुत बातें स्पेसिफिक आपको याद रहेंगी। असल में मैंने पिक्चर्स इसलिए लगाई हैं और थोड़ा सा डिटेल भी इसलिए कर रही हूँ कि एमसीक्यूज ऐसे याद नहीं रहती, तो आपको अगर थोड़ा बहुत पता हो या आइडिया हो तभी बंदे को याद रहता है। और ऐसे डायरेक्ट रट्टा लगाना बहुत मुश्किल है। अभी तो हमने बहुत एमसीक्यूज करने हैं, तो आपने इसको रटा नहीं लगाना, डेली बस आपने एक बार रिवीजन करनी है एमसीक्यूज की। अगर आप डेली रिवीजन करोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब हम टेस्ट में जाते हैं तो जाहिर बात है वो कहीं से भी आ सकता है। तो यही जो आपके एमसीक्यूज हैं ये असल में पास पेपर्स के हैं, तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगे एमसीक्यू सॉल्व करने में। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, बस इनको अच्छे से कर लें, इंशाल्लाह आप जो भी टेस्ट देंगे आपका वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है द गुड सोर्स ऑफ द विटामिन बी कम्प्लेक्स आर। तो विटामिन जो बी है वो सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? सीड्स में होता है। सीड्स कोई भी हो सकते हैं, तो जो मर्जी सीड हो, बस सीड्स के अंदर जो है विटामिन बी सबसे ज्यादा तादाद में पाया जाता है।
वाटर कवर डैश ऑफ द अर्थ सरफेस, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये तो तकरीबन जो है ना हर टेस्ट में ही पूछ लिया जाता है कि वाटर कितना अर्थ की सरफेस कवर करते हैं, तो 71%। द थ्री एलिमेंट्स नीडेड फॉर हेल्थी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स आर एनपीके, ये ऑप्शन करेक्ट है। अब वैसे तो एन का मतलब नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस है, लेकिन मैंने इसको कैसे याद रखा हुआ है, एनपीके से याद रखा हुआ है। पीके जो फिल्म थी, तो पीके वाली फिल्म से मैंने आइडिया लगाया कि एनपीके जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ऐसे आप देखें, अब एमसीक्यू सारी बात आपने याद ही करनी है, तो आप कोई भी लॉजिक अप्लाई करें, आपको बस चीज याद होनी चाहिए कि ये चीज है। सारे बात है, इंसानी दिमाग है, भूल जाता है, इंसान को नहीं याद रहता, लेकिन अगर आप किसी चीज के साथ याद रखोगे ना, किसी भी जो आपकी फिजिकल चीज है उसके अकॉर्डिंग, तब आपको याद रहेगा, अदरवाइज ऐसे आपको भूल जाएंगे एमसीक्यूज। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट प्रेजेंट अबंडेंटली इन अर्थ क्रस्ट, तो रेडियम ऐसा है जो अर्थ की क्रस्ट में ज्यादा नहीं पाया जाता, तो रेडियम है, इसको भी आपने याद रखना है। पिक्चर भी मैंने इसलिए लगाई है कि अगर उस टाइम पे फॉर एग्जाम्पल इंसान भूल भी जाता है ना, तो पिक्चर अगर याद हो ना, तो इंसान के माइंड में वो चीज अच्छे से बैठ जाती है, तो ये पिक्चर आपको इसलिए साथ साथ हेल्प करेगी याद करने में। डॉक्टर अब्दुल सलाम ऑफ पाकिस्तान वाज वन ऑफ द कंट्रीब्यूट ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ, तो जो डॉक्टर अब्दुल सलाम है, तो वैसे बहुत फेमस है, इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बताया था। आपको पता है जैसे एटम्स होते हैं उनके दरमियान में फोर्सेज होती हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वो मैग्नेट के दरमियान में फोर्स है। तो जो डॉक्टर अब्दुल सलाम था, जो कि इस्लामिक थे, तो उन्होंने इसके बारे में हमें बताया था। उसके बाद नेक्स्ट है डायमंड। ये पहले भी आ चुका है कि ड्राई आइस इज अ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये पास्ट पेपर्स के हैं तो वो रिपीट भी हो सकते हैं, तो याद रखिएगा, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार आ चुका है। फिर उसके बाद डायमंड इज अ वेरी एक्सपेंसिव ऑर्नामेंट, इट इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल एलिमेंट, तो डायमंड बहुत एक्सपेंसिव और ये किससे बना होता है, कार्बन से। अभी आप देखोगे कि कार्बन जो का वर्ड है वो काफी जगह पे यूज हो रहा है, इसका मतलब ये बहुत जो है वो इंपॉर्टेंट है कार्बन। यहाँ पे मैंने डायमंड की थोड़ी पिक्चर भी बनाई है कि डायमंड्स के फैक्ट हैं कि डायमंड आर मेड ऑफ सिंगल एलिमेंट्स, दे आर 100% कार्बन, इसमें 100% कार्बन है, एंड फ्रॉम अ रेयर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, और ये क्रिस्टल के टाइप में इसका स्ट्रक्चर होता है, तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है ड्यू टू कार्बन। Monsoon is caused by a seasonal reversal of winds, तो मानसून क्यों बनती है, आपको पता है मानसून हवाएं चलती हैं क्योंकि जाहिर बात है मौसम चेंज होते हैं, तो सीजन चेंज होने की वजह से मानसून की हवाएं जो है वो आती जाती रहती हैं, ये तो बिल्कुल इजी है। द फ्रूट्स विदाउट सीड लाइक बनाना आर कॉल्ड पार्थेनोपिक फ्रूट्स, तो ऐसे फ्रूट्स जिनमें सीड नहीं होता, तो वैसे मैंने पिक्चर लगाई है, इसमें ग्रेप्स है, बनाना है, जैसे ये वो फ्रूट्स है जिनमें सीड नहीं होता, और इनका ये साइंटिफिक नेम है, ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद द प्रिंसिपल यूज्ड इन रेडार इज सेम एज दैट ऑफ सोनार, इन रेडार वी यूज रेडियो वेव्स वेयर एज इन सोनार वी यूज अल्ट्रासोनिक वेव्स। अब कैसे मैंने ये वर्ड अल्ट्रासोनिक याद रखा, सोनार वर्ड से याद रखा, देखिए सोनिक आ रहा है अंदर, तो इसका मतलब सोनार में अल्ट्रासोनिक वेव यूज की जाएगी। पिक्चर मैंने इसकी बनाई है यहाँ पे। अब इसमें दो कलर्स हैं, एक येलो एक रेड है, तो जो सोनार वेव्स हैं, जैसे ये है आपके पास कोई जैसे फिश है, तो येलो कलर जो है वो वेल दे रही है, व्हील दे रही है, उसके बाद जो फिश है वो उसकी तरफ से रेड कलर की निकल रही है, मतलब इस तरीके से जो एनिमल्स है वो आपस में कनेक्शन करते हैं, एनिमल्स इस तरीके से आपस में बात करते हैं, उनको पता चलता है कि कोई लिविंग थिंग यहाँ पर मौजूद है। फिर उसके बाद ये आपके पास सबमरीन है, सबमरीन से उसने बताया कि कैसे वेव्स निकलती हैं, तो आपको इस डायग्राम से भी याद रहेगा कि जो हम रेडियो वेव्स है वो सोनार के अंदर यूज की जाता है, यानी कि पानी के अंदर सबमरीन कौन सी यूज करती है, अल्ट्रासोनिक वेव यूज करती है। तो जैसे कि आपको पता है कि अब समंदर में जाहिर बात है कुछ कुछ जगह पे जो है वो वेव्स नहीं निकलती, जैसे कि आपको पता है बर्म्यूडा ट्रायंगल है, तो वहां पे कहते हैं सोनार और ये अल्ट्रासोनिक वेव्स वहां पे जो भी आप मशीन लेके जाते हैं वहां पे चलना बिल्कुल बंद कर देती है। तो जैसा कि आपको पता है कि बर्मुडा ट्रायंगल भी एक अलग से बहुत वास्ट टॉपिक है, तो असल में जो हम ये वेव्स यूज करते हैं, असल में हम ये देखना चाहते हैं कि आगे कोई चीज मौजूद है कि नहीं है, और इसके जरिए हम ये पता लगा सकते हैं कि हम हमसे कितना दूर जो है वो कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है कि नहीं है, या बिल्कुल पानी है जैसे फॉर एग्जांपल, तो इससे हमें ये पता चलता है। नेक्स्ट है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इंक्रीज बाय कैन बी डिक्रीजिंग फोकल लेंथ ऑफ लेंस, तो यानी अगर हम लेंस की फोकल लेंथ डिक्रीज कर दें तो हमें क्या पता चलेगा, तो हम उसकी मैग्नीफाइंग पावर, यानी मैग्नीफाइंग का मतलब देखने की पावर, मैग्निफिकेशन जिसे कहते हैं, बड़ा होना, वास्ट होना, तो हम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखना चाहते हैं, उसको मैग्नीफाइंग करना चाहते हैं, तो हमें उसकी फोकल लेंथ डिक्रीज करनी होगी। और फॉर एग्जाम्पल अगर आ जाए कि अगर आप इंक्रीज था तो देखिए डिक्रीज का वर्ड है, लेकिन अगर डिक्रीज हो तो इंक्रीज का वर्ड आ जाएगा, ऑपोजिट में आप याद रखिएगा कि अगर वो इंक्रीज है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है।
उसके बाद है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन नॉर्मल अडल्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत बार आ गया है कि जो टोटल वॉल्यूम है ना नॉर्मल ह्यूमन में वो कितना होता है, 5 to 6 लीटर। और ये वैसे भी जनरल होता है, ये आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि एक ह्यूमन जो बॉडी है उसमें कितना होता है टोटल वॉल्यूम एक अडल्ट के अंदर, ये भी याद रखिएगा 5 to 6 लीटर्स है। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, तो मैंने ये लीवर की पिक बनाया, ये ह्यूमन बॉडी है, इसमें लीवर की पोजीशन है कि जहाँ पे लीवर होता है, तो जो लीवर है वो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय वायरस, स्मॉल पॉक्स, तो आपको पता है कि ये तो वायरस ही फैलता है स्मॉल पॉक्स, अगर साथ किसी को दूसरे को भी लग जाता है तो मतलब वायरस से जो चीज फैलती है, वायरस का मतलब जो टचिंग से चीज इंसान को लगती है, जैसे कोरोना है तो स्मॉल पॉक्स उसमें इसमें आ जाता है। ऑप्शंस में से जो पूछे थे आपने, ऑप्शन में से जो सूटेबल है वो लगाना है, तो अगर कोरोना होता तो आप कोरोना पे लगाते, अगर स्मॉल पॉक्स ना होता तब। तो आपने अब जो एमसीक्यूज याद रखने हैं, वो रियल लाइफ में ला के याद रखिएगा, और ऐसा भी नहीं है कि बंदा पढ़े ना और उसको ऐसे सारा कुछ आ जाए और रियल लाइफ में ला के, ऐसी भी चीज नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ तो नॉलेज होना चाहिए ना एटलीस्ट बंदे को, कि वो उसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई कर सके। अब ऐसे बैठे बैठे तो किसी को नहीं आ जाएगा ना माइंड में, थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब विच पार्ट ऑफ द कैमरा इज एनालोगस टू द रेटिना ऑन द ह्यूमन आई, फिल्म, तो फिल्म कैमरे का वो पार्ट है जो इंसान की रेटिना के साथ से मिलकर जुलता है। ये मैं देखिए यहाँ पे डायग्राम भी बनाई थी, तो ये देखिए कैमरा है, ये कैमरा है और ये ह्यूमन आई, तो उसमें देखिए पोजीशन यानी कि ये कि लाइट जैसे रेज आ रही है, और जैसे बल्ब की मेरे आता है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये लेंस है, और फिल्म देखिए रेटिना, इसकी इसका स्ट्रक्चर देखें, ये और ये दोनों का स्ट्रक्चर देखिए बिल्कुल सेम है। अब आपको फिर से याद रहेगा कि ह्यूमन का रेटिना और कैमरे का रेटिना की शेप जो है वो बिल्कुल सेम है, तो फिग से अगर याद रखेंगे तो याद रहेगा, अदरवाइज ऐसे आपका रट्टा नहीं चलने वाला जरा देर। टीवी ट्रांसमिशन कैन नॉट कवर अ वेरी लार्ज एरिया बिकॉज द शेप ऑफ द अर्थ इज स्फेरिकल, तो असल में जो टीवी की ट्रांसमिशन है वो ज्यादा एरिया कवर नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल शेप की, ऐसी बेल टाइप शेप की। अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि सर्कल जो अर्थ है वह सर्कल टाइप में है, और ये उसका एक्सिस है, और अपने एक्सिस के गिर्द जो है ना अर्थ ऐसे रिवॉल्व करती है, बट ऐसा नहीं है। अर्थ जो है वो जैसे अंडे की शेप होती है ना, पैराबोला जिसे हम कहते हैं, सॉरी इलिप्स कहते हैं, इलिप्स की टाइप की होती है, और ये क्या करती है, इसमें जो इस टाइप से एक्सिस बना होता है और ये अपने एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व करती है, और बिल्कुल गोल भी नहीं रिवॉल्व करती, थोड़ा सा तिरछा भी रिवॉल्व करती है। तो पहले जो था ये कंसेप्ट है कि गोला, लेकिन बाद में ये न्यू कंसेप्ट बना कि जो अर्थ है वो इस शेप की है, स्फेरिकल शेप की है। Water is highly effective coolant for a car engine because water has very high specific heat capacity. तो अब अक्सर आपको पता है कार में अक्सर फिल्म्स वगैरह आप देखते होंगे, तो अक्सर जब किसी की गाड़ी खराब हो जाती है तो वो जो है बिल्कुल मिनरल वाटर डालते हैं इंजन में, और याद रखिएगा वो मिनरल वाटर ही डालते हैं, दूसरा हम वाटर जो है वो यूज नहीं कर सकते। वो क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा वो मिनरल्स वगैरह होते हैं, तो सिंपल जो दूसरा वाटर है मिनरल वो ज्यादा अच्छा होता है, वो प्योरीफाइड वाटर होता है, तो उसके जरिए जो है वो हम कार अगर इंजन गर्म हो जाए तो उसको ठंडा किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हीट कैपेसिटी का बताया कि वाटर हैज ग्लास ऑफ वाटर स्मॉलर मैस इज फास्टर। अब ये वैसे मैंने थोड़ा सा कंसेप्ट दिया है कि देखें, अब खुद आप सोचें, अब पानी है, ठीक है, और जब धूप पड़ रही है, अब एक गिलास में पानी और एक समंदर का पानी है, तो सबसे पहले पानी कौन सा गर्म होगा? तो सारी बात है, जो चीज छोटी है कम मिकदार में है वो जल्दी गर्म होगी, और समंदर का पानी तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है ना, तो ये आहिस्ता आहिस्ता गर्म होगा। तो इसलिए इसका जो जिस ऑब्जेक्ट का लार्जर मास हो तो वो हीट अप स्लोवर, तो वो आहिस्ता आहिस्ता होगा, लेकिन अगर स्मॉलर मास होगा तो वो जल्दी और तेजी से जो है वो हीट करेगा। और फिलहाल तो मैं हाई कैपेसिटी इसका बता रही थी, हाई हीट कैपेसिटी, तो वाटर जो है उसकी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, एंड इट इज ट्रांसपेरेंट सो इट टेक मोर एनर्जी टू हीट देन द लैंड डज। तो अब ये क्वेश्चन है कि अब अगर धूप आ रही है तो ये बताओ पहले जमीन जो है वो आपके पास गर्म होगी या वो गर्म होगा, पानी होगा ज्यादा? आपने ये अब देखा, तो ज्यादा एनर्जी जो है गर्म होने के लिए वो किसको चाहिए? वाटर को चाहिए, बिकॉज इट हैज वेरी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो अर्थ की निस्बत जो है वाटर को चाहिए ज्यादा। उसके बाद द थ्योरी ऑफ एक्सप्लोरिंग यूनिवर्स वाज फर्स्ट प्रोड्यूस बाय, अब ये क्वेश्चन है, अभी हमने इतना बड़ा जो बिग बैंग पढ़ा तो क्वेश्चन ये है कि उसे किसने बनाया था? तो हब्बल ने बनाया था। अब इसको कैसे याद रखोगे? जैसे कहते हैं ना ह्यूज, ह्यूज का मतलब बड़ा, तो हब्बल यानी बड़ी चीज, मैक्सिमम, बिग बैंग थ्योरी, तो इस तरीके से आप इसका नेम याद रख सकते हो, क्योंकि वहां जाके जारी बात है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आइंस्टाइन है, न्यूटन है, गैलीलियो, अब ये नाम आ जाए तो वहां जाके अब आपने काफी ज्यादा एमसीक्यूज याद किए हो, आपको तो भूल जाएगा। तो आप यही हिंट याद रखोगे कि जारी बात है यूनिवर्स बहुत बड़ी थी, ह्यूज थी, तो इसके लिए हब्बल ने जो है वो इस पे काम किया। The dominant phase of the life cycle in the organism is haploid meiosis. तो इसके मैंने यहाँ पे आई थिंक डायग्राम बनाई थी, तो ये मैंने पूरा जो है वो लाइफ साइकिल बनाया है गैमेटाइट का।
ये देखें, यहाँ से पहले आपके पास प्लांट्स थे, फिर किसी तरीके से जाइगोट्स बने, फिर स्पोरोफाइट बने, फिर म्यूसिस बने। तो अगर आप इस डायग्राम से याद रखोगे फिर ही आपको याद रहेगा, अदरवाइज तो आपको ये सब एमसीक्यूज मिक्स हो जाएंगे। The earth is divided into 15 major plates of various sizes। तो आपको ज्यादा जैसा कि पता है कि अर्थ के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं और उनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो जैसे जलजिला, अब क्वेश्चन ये है कि जलजिला कैसे आता है, अक्सर लोग ये भी पूछ लेते हैं। तो जलजिला आपको पता होना चाहिए कि जलजिला ऐसे आता है कि जब केमिकल्स अर्थ के सेंटर में आपस में टकराते हैं, तो अर्थ की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो आपस में हिलती हैं। जैसे एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है, तो ये प्लेट्स ऐसे 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 वाइब्रेट करती हैं, ऐसे ऐसे। तो जब वाइब्रेट करती है तो तब इस वजह से इस टाइप से वाइब्रेशन होती है और प्लेट्स असल में हिलती है, टेक्टोनिक प्लेट्स, तो तब हमारे पास जलजिला आता है। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो अर्थ की स्फीयर की एक शेप बनाई है, लिथोस्फीयर। तो ये शेप्स के नेम है कि कैसे आपने याद रखना है। तो ये अर्थ है, देखें ये फुल अर्थ है। अर्थ के भी सेंटर पे पहले एक लेयर है, पहले ये होती है, फिर ये लेयर है, फिर ये है। इनके मैंने नेम्स भी लिखे हैं, इनर कोर है, ये आउटर कोर है, ये मैग्नाइट है, ये ऑथोस्फीयर है। फिर ये जो सबसे ये ऊपर वाले ना लिथोस्फीयर, बिल्कुल ये ऊपर वाली, यानी कि जैसे ये आपको पता है पहाड़ है, ये दरख्त है, जो इसकी नीचे वाली है ना, ये सबसे फर्स्ट वाली, ये वाली, इसे कहते हैं लिथोस्फीयर। तो आपको डायग्राम से भी याद रहेगा कि जो बिल्कुल अर्थ के से पास होती है वो कौन सी वाली है, लिथोस्फीयर। जिगर मोलर काउंटर इज यूज टू डिटेक्ट प्रोटॉन। तो ये जो डिवाइस है, ये आपने वैसे सिंपल जो साइंस के बच्चे इन्होंने पहले ही पढ़ा हुआ कि प्रोटॉन के लिए हम इस डिवाइस को यूज करते हैं। इसका तो अलग से, बल्कि साइंस में अलग से टॉपिक भी है। ये वैसे मैंने पिक बनाई है उसकी, यहाँ पे बनी हुई है। तो ये डिवाइस है, तो रियलिटी में हम इसको किसके लिए चेक करते हैं, प्रोटॉन के लिए चेक किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। विच ऑफ दिस इज नॉट अ रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो जो ह्यूमन ह्यूमन की स्पाइनल कॉर्ड है उसका, इसमें इसने ये पूछा है कि ये बताओ कि जो स्पाइनल कॉर्ड है कौन सा इसका रीजन नहीं है। तो पेल्विक वो रीजन है जो इसके अंदर नहीं आता। ये वैसे लेंथी है, इतना करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी देख लीजिएगा। ये सिंपल फिजिक्स का। अ टाइट रोप वॉकर कैरीज अ लॉन्ग पोल व्हिच ही हेल्ड क्रॉस हिज बॉडी। द पर्पस ऑफ हिज पोल इज टू कीप द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज अबव वर्टिकली अबव द रोप। तो वो ये कहना चाह रहा है, एक आदमी खड़ा हुआ है, उसने एक रस्सी पकड़ ली है। अब एग्जाम्पल से समझे। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं हूँ, मैंने एक रस्सी पकड़ी है और मैंने उसके बिल्कुल कोने में ना एक पत्थर बांध दिया है। अब मैंने क्या किया, मैं हैंड से रस्सी को घुमाना स्टार्ट कर दूँ, जाहिर बात है ऐसे सर्कल में घूमेगी। और ये क्या हो जाएगा, ये उसका पोल है, पोल का मतलब सेंटर है। अब ये उसका हो गया फिक्स पॉइंट, और मैंने ऐसे रिवॉल्व करना स्टार्ट किया, रस्सी को घुमाना। बस से घूमती गई घूमती गई घूमती गई, तो एक सर्कल टाइप बन गया। मीटिंग का टाइम भी होने वाला है। अच्छा, तो एक सर्कल टाइप बन गया। तो मैंने क्यों किया था ये सारा काम, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो ये बिल्कुल एक एग्जैक्ट सर्कल बन जाता है, एक एग्जैक्ट सर्कल बनता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है। आउटर से भी फोर्स आ रही है, अंदर से भी जा रही है। तो ये फोर्स जब बैलेंस होती है, जिसे आप कहते हो एक्शन रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ, तो उसके अकॉर्डिंग ये स्टोन जो है ये बैलेंस रहा है। इस वजह से उसने कहा टू कीप द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज अबव वर्टिकली अबव द रोप। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके वर्टिकली अबव लग रही है स्टोन के, जिसकी वजह से वो बैलेंस में रहता है। नेक्स्ट द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर फाउंड इन सेंटर ऑफ द एटम व्हिच इज कॉल्ड। तो मैंने थोड़ी सी शेप बनाई है, न्यूक्लियस। तो इस फिग में, इसमें गौर से देखें अगर आप जूम करके, तो ये जो बाहर ब्लैक से हैं ये इलेक्ट्रॉन्स है, रेड से न्यूट्रॉन है, और ब्लू से जो है वो प्रोटॉन है, और जो इसका ये फुल रीजन है ये न्यूक्लियस है। तो यानी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। तो इस तरीके से आप डायग्राम से आपको याद रहेगा कि एक पूरी शेप थी जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन थे, उसका सेंटर वो न्यूक्लियस है। वर्बल कॉलम्स द ह्यूमन वेक कंसिस्ट ऑफ मेनी वर्टिब्रेट्स। अब ये असल में स्पाइनल कॉर्ड की थिक बनी है, अंदर इसके पार्ट्स भी लिखे हुए हैं। तो वो ये पूछना चाह रहा है कि जो ह्यूमन की जो वर्बल कॉलम्स हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर, उसमें कितने वर्टिब्रेट्स होते हैं, 33 होते हैं। ये बात याद रखें। विच ऑफ दिस प्लांट्स ओपन इट्स माउथ व्हेन इंसेक्ट सिट ऑन इट्स लिड। तो ये वो प्लांट है, ये अक्सर आपने देखा होगा साइंस का, अगर बंदा कोई चैनल देखता हो तो उस चैनल में अक्सर ऐसी कुछ अजीबोगरीब चीजें मतलब दिखाते रहते हैं, अक्सर किसी ने शो देखा हो। तो इसके बारे में मैंने तो बचपन में देखा था कि ये वो प्लांट होता है कि जब इसके बाहर कोई भी चीज आके बैठे तो ये फौरन फौरन जो है वो अपना मुंह ओपन कर लेता है। इसे कहते हैं पिक्चर प्लांट। तो अब इसको ऐसे याद रख सकते हो, पिक्चर, ये फोटो बनी है तो दिस इज पिक्चर। अगर साउंड देख रहे हैं स्पेलिंग वर्जन चेंज है, बट आप याद ऐसे रख सकते हैं, पिक्चर प्लांट। शॉर्ट साइड डिफेक्ट कुड बी करेक्टेड बाय डैश लेंस। यानी कि अगर किसी को दूर से नहीं दिखता, शॉर्ट दिखता है, तो उसके लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, कनकेव लेंस यूज करते हैं। सनलाइट इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन डी। ये तो बहुत बार आया सनलाइट वाला, ये तो चाहे आप जो मर्जी टेस्ट दे दो, लेक्चरर का दे दो, सिंपल दे दो, चाहे जो मर्जी दे दो। ये तो चाहे आप ये भी दे दें जो एजुकेटर का भी, ये तो हर हायर लेवल पे भी और छोटे लेवल पे भी ये तो आ जाता है कि धूप से हमें क्या मिलता है, विटामिन डी। करंट स्टेज ऑफ स्टार सन इज येलो ड्राफ्ट। असल में ये येलो ड्राफ्ट है, असल में होता ये है कि ना, जब
स्टार बन रहा होता है ना कोई स्टार, उसकी ना फिर बहुत सारी स्टेजेस आ जाती हैं कि अब वो क्या बनता है। पहले वो कुछ येलो ड्वार्फ बन जाता है, कोई स्टार जो है वो रेड ड्वार्फ बन जाता है। असल में होता ये है कि कुछ कुछ किसी के मैटर ठंडे होते हैं, किसी के गर्म होते हैं, तो उसके ना डिफरेंट डिफरेंट भी वो टाइप्स में भी साइंटिस्ट ने इनको डिवाइड किया हुआ है कि उसके स्ट्रक्चर किसी के कैसे होते हैं, किसी के कैसे होते हैं। इस वजह से वो यहाँ पे येलो ड्वार्फ का जो है वो वर्ड यूज करा है। वैसे मैंने पिक्चर में भी अंदर काफी चीजें लिखी हैं कि कितने कितने मिलियन ईयर्स बाद ये प्रोसीजर हुआ, ये हुआ, ये हुआ। बट आप फिलहाल याद रख लो कि जो करंट स्टेज है ना सन की, वो क्यों किस फॉर्म में, येलो ड्वार्फ के फॉर्म में। और इसके बाद क्या होगा, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, येलो ड्वार्फ फट जाएगा और वो ब्लैक होल बन जाएगा, यानी ब्लैक शेप में चला जाएगा। तो फिलहाल तो ये होगा अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, लेकिन इसके बाद का भी कोई कंसेप्ट नहीं, किसी को कोई पता नहीं है अभी कि फ्यूचर में क्या होगा। तो पैनक्रियाज सीक्रेट्स इंसुलिन, तो पैनक्रियाज में सबको पता है इंसुलिन होता है। तो पैनक्रियाज से तो मुझे एक फिल्म याद आ गई, एक अनायम गार्डन थे पैनक्रियाज के, तो उसमें लड़की थी कि कहती थी कि आई वांट टू ईट योर पैनक्रियाज। तो उसमें बड़ा ये पैनक्रियाज का कहते थे, तो उसमें इंसुलिन का भी बड़ा वर्ड यूज होता था। तो ये तो मुझे वैसी फिल्म से ही याद है, अनायम कार्टून से, कि पैनक्रियाज। When a star becomes a singularity and has zero volume and infinite density, it is called black hole. अब देखें ब्लैक होल का कैसे कंसेप्ट आया, कि अक्सर पूछ लिया जाता है कि ब्लैक होल क्या होता है। ये अक्सर वैसे भी इंटरव्यू वगैरह में नॉर्मल भी पूछ लिया जाता है कि ब्लैक होल क्या। अब देखिए एमसीक्यूज में भी आ गया। When a star becomes a singularity and has zero volume, देखिए कोई वॉल्यूम नहीं है, इनफाइनाइट डेंसिटी है, और वो सिंगुलर मतलब कुछ भी नहीं है उसके आसपास। इस सिंगुलरिटी का मतलब ये होता है कि ऐसा पॉइंट जिसपे किसी चीज को डिफाइन ना किया जा सके, मतलब हमारे पास कोई वर्ड ही नहीं है, तो उसे ब्लैक होल कहते हैं। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ डायग्राम में बताया। वैसे अगर ये ज्यादा भी अगर होगा तो बट आपको मेन मेन हिंट याद आ जाएगा कि सन जो है इज आल्सो राइट इन द मिडल ऑफ द लाइफ साइकिल। ये बता रहा है कि सन जो है अपने लाइफ साइकिल के बिल्कुल, उसका जो साइकिल है ना उसके बिल्कुल मिडल में खड़ा हुआ है। यानी इतना टाइम उसका स्पेंड हो गया और इतना भी रहता है, बट फिर भी कोई आइडिया नहीं है, कुछ भी हो सकता है। राइट नाउ आवर सन इज इन अ स्टेज कॉल्ड येलो ड्वार्फ। वही ऊपर वाली बात कि सन फिलहाल कौन सी स्टेज में, येलो ड्वार्फ की। तो यानी जो सन है वो बिल्कुल येलो सेंटर वाली शेप में। अब ये शेप है, साइकिल ऑफ सन लिखा हुआ है, तो पहला, दूसरा, तीसरा सेंटर वाली शेप में फिलहाल सन है। इसके बाद स्टेज 4 आएगा, फिर यहाँ पे देखें जो है वो उसका कलर चेंज हो रहा है और इधर वो उसने खत्म हो जाना है, बिल्कुल अपनी लास्ट स्टेज यानी ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाना है। इट इज अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड, और एज पूरी जा सकती है कि सन की एज क्या है, 4.5 बिलियन। इट इज इन अनदर 5 बिलियन ईयर द सन विल बिकम अ बिग कूल स्टार कॉल्ड अ रेड जायंट। अब ये जो फिफ्थ स्टेज है इसमें वो बन जाएगा रेड जायंट। द सन इज आल्सो राइट इन द मिडल ऑफ इट्स लाइफ साइकिल। ठीक है, वही बात अगेन है कि जो है वो रेड जायंट की शक्ल तैयार कर लेगा। रेड जायंट भी होता है कि रेड, रेड का मतलब ठंडा, तो ठंडी फॉर्म में वो आ जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद वो बिल्कुल एंड हो जाएगा। फिर ब्लैक होल के बारे में, ये थोड़ी सी मैंने ब्लैक होल की पिक बनाई है यहाँ पे। असल में ना ब्लैक होल की जो ओरिजिनल पिक साइंटिस्ट ने लिया वो इस टाइप की नहीं है, वो थोड़ी सी चेंज है। उसमें बस ऑरेंज कलर दिखाया है ऐसे करके और एक सर्कल ऐसे बना बस, और वो भी बहुत ब्लर फोटो है। तो जाहिर बात है फिल्म्स वगैरह में काफी जगह पे ब्लैक होल के बारे में आपको पता है कितनी फिल्म्स कितने स्ट्रक्चर बन चुके हैं, तो ये वैसी पिक है, अदरवाइज क्लियरली क्लियरली किसने नहीं देखी। तो ब्लैक होल इज अ प्लेस इन स्पेस वेयर ग्रेविटी पुल्स सो मच दैट इवन लाइट कैन नॉट गो आउट। तो आपने फिल्म में ही देखा होगा कि जब ब्लैक होल के पास कोई भी चीज जाती है तो वो हर चीज को अपनी तरफ खींच रहा है। और कहते हैं कि हमारी जो अर्थ है, जो भी हमारा ये गैलेक्सी है, वो भी ब्लैक होल की तरफ खींची जा रही है स्लोली स्लोली, हमें पता नहीं है, ये भी कहा जा रहा है। द ग्रेविटी इज सो स्ट्रॉन्ग बिकॉज मैटर हैज बीन स्क्वीज्ड इनटू tiny spaces. This can happen when a star is dying because no light can get out. People cannot see black hole. They are invisible. तो वही असल शक्ल किसी ने नहीं देखी, ऑरेंज कलर की जो उसकी फोटो है वही बस एक जो है वो फिलहाल तो मिली है, बट बाकी जो है वो इमेजिनेशन की फोटो है कि ये चीजें हैं। और ये जो बाहर कलर्स आपको दिख रहे हैं ना, ये गैसेस हैं, गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, गैसेस हैं, केमिकल्स हैं। और अंदर से तो किसी ने कोई देखा ही नहीं, बिल्कुल पता नहीं है, बट कहा जाता है कि ये हर चीज को अपने अंदर खींच लेता है। कोई लाइट, कोई भी चीज इसके अंदर ट्रैवल जो है वो बिल्कुल नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट है विच वन इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई। सीरस, सीरस है एक ऐसा स्टार है जो कि सबसे ज्यादा ब्राइट होता है रात के वक्त, उसका नेम है सीरस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्सटेंस, तो कौन सी चीज सब्सटेंस है ग्रेफाइट, तो हमें सबको पता है। All of the following are electromagnetic radiation except sound waves. Electromagnetic जो मैग्नेट्स के दरमियान में प्रोड्यूस होती है, तो साउंड वेव्स के लिए तो हमें मैग्नेट नहीं चाहिए होता, हमें पता है। एक्स रेज हो, फोटोन्स हो, रेड लाइट हो, उसके लिए हमें चाहिए होता है। लेकिन साउंड वेव्स तो बिल्कुल, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर रही हूँ, तो हमें साउंड वेव्स के लिए कोई ऐसी चीज नहीं चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की।
नेक्स्ट है द स्टोन फॉर्म्ड इन ह्यूमन किडनी कंसिस्ट मोस्टली ऑफ कैल्शियम। अगर आपको याद हो किसी को किडनी भी, अगर किसी को किडनी में स्टोन होता है तो डॉक्टर उसे ये कच्ची सब्जियों से मना करते हैं, ग्रीन वेजिटेबल से मना करते हैं, ग्रीन चीज नहीं खानी, पालक हो गया, साग, इन चीजों से बहुत मना करते हैं क्योंकि उसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा तादाद में पाया जाता है। और क्या, और ये जो किडनी के स्टोन्स होते हैं ये असल में क्या होती हैं, पार्टिकल्स होते हैं, किसके, कैल्शियम के छोटे 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 केमिकल्स, ये जो पार्टिकल्स है यही मिलके जो है वो बिल्कुल जम जाते हैं, तब जो है वो ये किडनी स्टोन बन जाता है। और ये बहुत छोटा होता है, जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो वेन्स है वो इतनी छोटी होती है, इतनी बिल्कुल धागे जितनी होती हैं, और बनता बेशक बहुत थोड़ा है, लेकिन आपको पता है पेन बहुत होता है उसमें, बट कैल्शियम से वो जो है वो बनता है। आफ्टरनून रेन्स इन द इक्वेटोरियल रीजन आर द रिजल्ट ऑफ इन्फ्लुएंस। तो कन्वेंशनल, तो वो कहता है कि जब आफ्टरनून रेन्स इन द इक्वेटोरियल रीजन, मतलब वो कहता है जो इक्वेटर का रीजन है, जब वहां पे शाम को रेन होती है तो वो क्यों होती है, कन्वेंशनल की वजह से होती है। फिर बोर क्या है, अब बोर किसकी वजह से पैदा होता है, तो ये बोर यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई है टाइडल बोर की, कि राइजिंग टाइड वाइल मीटिंग रिवर करंट्स। तो यानी कि जब वेव्स हमारे पास बनती हैं पानी के अंदर, तो जैसे वो वेव्स जो है ऊपर नीचे मतलब राइजिंग होती हैं वेव की, तो तब आपके पास बोर बनता है उससे। विच विटामिन गेट डिस्ट्रॉय ऑन हीटिंग, विटामिन सी। ये तो सबको पता है, स्पेशली फीमेल्स को पता होगा, क्योंकि अक्सर जब फीमेल्स जो होते हैं जब वो क्रीम्स लगाती हैं तो उसमें बहुत ज्यादा मिकदार में जो है ये विटामिन सी होता है, और धूप में वो नहीं जा सकती, अगर धूप में जाते हैं तो स्किन जो है वो बिल्कुल जल जाती है, बिल्कुल ब्लैक हो जाती है, और ये बिल्कुल भी स्किन के ऊपर नहीं टिकता, तो उसके लिए छांव में रहना होता है। तो जो विटामिन सी है ये स्पेशली जो है वो मेन प्रोडक्ट है फीमेल के लिए। विच इज द एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर सोलर एनर्जी कन्वर्सेशन। तो सिलिकॉन जो है वो किसके लिए होता है, सोलर एनर्जी कन्वर्जन के लिए हम किसको यूज करते हैं, सिलिकॉन को। मीटिंग टाइम बिल्कुल एंड होने लगा है। विच अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग कलर ऑफ ह्यूमन स्किन। तो मेलामाइन क्या होता है, ये ह्यूमन के जो कलर होता है स्किन के लिए, इसके लिए यूज किया जाता है। सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम इज क्लासिफाइड बाय बायोस्फीयर। तो जो हमारा ये जो सम है, सम ऑफ इकोसिस्टम इज क्लासिफाइड, तो जो हमारा यानी कि बायोस्फीयर है उसमें जो सारे सम होता है हमारे सारे इकोसिस्टम्स का, उसे क्या कहते हैं, हम बायोस्फीयर कहते हैं। यानी कि बायोस्फीयर के अंदर हम इन सब चीजों को, इकोसिस्टम को जो है वो स्टडी करते हैं। चलिए मैं ग्रुप में भी फाइल शेयर कर देती हूँ, काफी बच्चे कह रहे हैं कि ग्रुप में शेयर कर दें। बट हमारा सेशन जो है वो ऐसे चलेगा, डेली जो है हमने क्लास लेनी है, और अगर कोई बच्चा जो है वो सेशन ज्वाइन जो करना चाहते हैं वो मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर दें। नोट्स जो है वो मैं डेली बेसिस पे बनाती हूँ, जैसे मुझे फ्री टाइम मिलता है तकरीबन 4 से 5 घंटे मुझे नोट्स